हेलो दोस्त। तो आज पढ़ेंगे हम बहादुर। बहादुर का परिचय, बहादुर कौन था। यह एक कहानी है जो जिसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है। एक बच्चा होता है जिसके पिताजी का देहांत हो गया, मर गए होते हैं। वो सैनिक रहे होते हैं अपने समय में। उनके मरने के बाद घर की स्थिति सही नहीं रही होती है और इस कहानी में बहादुर, बहादुर की माँ और एक जगह बहादुर जाता है नौकर बन करके। वहाँ के लोग यानी कि लेखक रहेंगे, लेखक की पत्नी, उनके बेटे और उनके साले, ये सभी लोग इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि धैर्य बनाए रखिएगा। अभी तक बस आप यही सोच रहे होंगे कि इसको जल्दी से पढ़ें, जल्दी से क्लियर कर लें, लेकिन अब आप आराम से बैठें और इस पूरे कहानी का मजा लें। अगर मैं शॉर्टकट में इसको खींच देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं है, वो तो मस्ती वाली बात हो गई कि जल्दी खत्म होगी। लेकिन जब इसको आप विधिवत पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, तभी जाकर के आप 100 में 100 नंबर लाने का साहस रखेंगे। इसलिए इसको हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। हाँ, जो इसका परिचय है उसको कम करेंगे, ठीक है। ये जो कहानी है अमरकांत जी की लिखी गई है, अमरकांत जी की। यह बहादुर, यह एक लड़के के नाम के ऊपर है। इसका नाम रहता है बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। अमरकांत जो है बहुत ही बड़े लेखक रहे हैं। इनका परिचय देखिएगा। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमसे इनका जो जन्म स्थान है वह काफी नजदीक है, बलिया में हुआ था। और देखिए इसमें आप एक चीज देखना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है जीवन परिचय में। जीवन परिचय में आपको उस लेखक जो हैं या कवि जो हैं उनकी रचनाएं कौन सी हैं, किस लेखक ने, किस कवि ने कौन सी रचना की है, और लेखक का जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता, इन्हीं मुख्य मुख्य चीजों को आप ध्यान देना है। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। हमारे ही आसपास से लोग पढ़ करके और आज इतने महान लोग बने हुए हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, सिर्फ लगे रहना है, प्रयास करते रहना है। और इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने कहां से की, तो इलाहाबाद से की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। उनकी जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई थी वह आधा हो पाई और आधा नहीं हो पाई। जिसका कारण क्या था, तो उस समय आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, जिसमें उनकी पढ़ाई छूट गई थी। अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया था। फिर वह इलाहाबाद गए पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, यानी कि 1942 और 46 के बीच की बात है, 42 के समय में। और फिर लास्ट में वह 4 साल के बाद 1946 में अपने ही यहाँ से बलिया से आकर के अपना इंटरमीडिएट पूरा किए। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। फिर वह इलाहाबाद गए और जाकर के इलाहाबाद से वह अपना ग्रेजुएशन की डिग्री लिए। 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली, जहां पे पेपर वगैरह छपता है दैनिक, और दैनिक पत्र में उन्होंने नौकरी की। आगे आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। जब वहां पे वह संपादकीय का काम करने लगे, वहीं से शुरुआत होती है कुछ कुछ लिखने की, पढ़ने की, यानी कि कहानी कविताओं के बारे में। देखिए, अगर आप एकांत बैठ रहे हैं तो ही आपके दिमाग में, दिल में कुछ बातें चलती हैं। अगर आप उसको क्रमशः लिखते जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर कहानी या रचना का निर्माण ले लेता है। बाद में मैं दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों में संबंध, अलग अलग संपादकीय विभाग में वो गए और जो संबंध रखा उसमें काम किया। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी, ये वो कहानी लिखे थे डिप्टी कलेक्टरी, जिसे क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया था।
कहाँ पे? तो एक प्रतियोगिता हुई थी, अखिल भारतीय प्रतियोगिता, जिसमें उनको वो कहानी का नाम क्या था? डिप्टी कलेक्टरी। अब देखिए, आजादी के बाद हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभव और जिजीविका का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। वह खासकर मध्य वर्ग और जो निम्न वर्ग, गरीब तबके के जो लोग रहे हैं, उनके बारे में इनकी कहानियां मिलती हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अमरकांत जी जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। जमीन से जुड़े का मतलब यह होता है कि जो समाज के सबसे वैसे लोग जिसके पास खाने पीने की कमी है, जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके बारे में वह लिखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, अब ये है, आगे आप इसको पढ़ेंगे क्योंकि हम मेन चीज फोकस करेंगे और आगे चलते हैं सीधे कहानी के तरफ, जिसमें हम बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहादुर, देखिए, यह वही लड़का है जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे, जिसके पिताजी सैनिक थे और युद्ध में मारे गए हैं। और यह लड़का जो है, इनकी जो माता है बहादुर, इनकी जो माता है वह काफी गुस्सैल है और मारपीट की वजह से यह घर से भाग करके दूसरे जगह नौकरी करने यानी नौकर बन करके गए हैं। इसका नाम है बहादुर। इनका पूरा नाम है, देखिएगा, दिल बहादुर। अब रही बात कि ये दिल जो है कहां चला गया, सिर्फ बहादुर बच गया, तो क्यों, आखिर बहादुर ही क्यों यहाँ पे है, दिल बहादुर पूरा नाम क्यों नहीं है? यह हम जब आगे कहानी को पढ़ेंगे तब जाकर के पता चलेगा। देखिएगा, सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, ठीक है सर, थोड़ा देखिएगा, सही है ना? बहुत छोटा हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा होगा उसमें। हाँ, ठीक है। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा दायित्व, ऐसा मतलब समझिए कि कार्य दे दिया गया हो, उसका मालिक आपको बना दिया गया हो और आप उसको लेकर के समझिए कि एकदम से ना मतलब गंभीर हो गए हैं, ठीक है। वही हाल हो रही है। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। यह कौन खड़ा था और कौन आंखें मलका रहा था, इसके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह बहादुर ही है जो खड़ा है और आंखों को ऐसे ऐसे मलका रहा है जैसे बच्चे छोटे मलकाते हैं। और देखिए, 12-13 वर्ष की उम्र, यानी कि उस समय उस लड़के की उम्र कैसी थी, यानी कितनी थी? तो लगभग 12-13 वर्ष, यानी कि हो सकता है कि वह 8 या 9 क्लास में पढ़ रहा हो, 8 क्लास 7-8 क्लास में। ठीक ना चकैठा शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, यानी कि उसकी बनावट कैसी है? ठीक ना चकैठा, यानी कि चपटा हुआ शरीर, जैसे नेपाली लोगों की होती है, पहाड़ी लोगों की होती है। और कैसा है? तो गोरा रंग है। रंग कैसा है? फेयर है, गोरा है। और चपटा मुंह है, यानी कि एक मुंह लंबा होता है, एक गोल होता है और एक चपटा सा होता है। इसका मुंह कैसा है? ऐसे चपटा सा मुंह है। वह सफेद नेकर, आधी बाह की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। वह क्या पहना था जी? तो एक सफेद नेकर पहना है, एक कमीज पहना है और जूता पहना हुआ है। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। गले में स्काउट का मतलब ये होता है जैसे एनसीसी स्काउट वगैरह देखते होंगे, इसमें ऐसे रुमाल बंधा जाता है, स्काउट वाले बच्चे बांधते हैं और बांध करके ऐसे खींच देते हैं। वैसे ही वह एक रुमाल बांधे हुए है। कौन? यानी कि बहादुर बांधे हुए है। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। जैसे बीच में वह खड़ा है और चारों तरफ से परिवार के लोग, यानी कि लेखक, स्वयं लेखक की ये बात है, लेखक अपने आप को लेकर बता रहे हैं स्वयं, है ना। वह बीच में खड़ा है बहादुर और परिवार के लोग उसको घेर करके खड़े हैं। जैसे आपके अगर घर में कोई नई चीज आ जाए और सब लोग देख रहे हो, जिसकी लालसा बहुत दिनों से थी या वो लोग देखे नहीं हो, इस प्रकार से वह घेर करके खड़े हैं। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, कभी मुझको और अपने भाई को, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि निर्मला कौन है यहाँ पे? निर्मला जो है लेखक की पत्नी है, ठीक है। निर्मला लेखक की पत्नी है और सबसे मतलब ललायत दृष्टि से, चमकती दृष्टि से देख रही है। कभी वो देख रही है
यानी कि बहादुर को, कभी मुझे, यानी मुझे मैंने मुझे नहीं, यानी कि लेखक को, और कभी अपने भाई को, यानी कि लेखक के साले को, है ना। और उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, यानी किसको, बहादुर को घर में लेकर के कौन आया था, तो लेखक लेके आए थे या निर्मला लेकर के आई थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि लेखक के साले यानी कि निर्मला के जो भाई हैं वह बहादुर को लेकर के आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर बहादुर लेखक के घर क्यों आया था, तो वह नौकर बन करके आया था। क्यों? क्योंकि लेखक को या उनकी पत्नी को नौकर की बहुत ही जरूरत थी। वह बता रहे हैं मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। बात यही है कि वह कह रहे हैं कि मैं जब भी कहीं अपने भाइयों के यहाँ या रिश्तेदारों के यहाँ जाता था तो देखता था कि वहां पे नौकर काम कर रहे हैं और बाकी वहां की जो महिलाएं हैं वह क्या कर रही हैं, बैठ करके चारपाई तोड़ रही हैं। बैठ चारपाई तोड़ने का मतलब यह है कि बैठ करके यानी दिन भर बैठे रहना, समझिए, मान के चलिए दिन भर बैठे रहना, कोई मतलब नहीं है काम से, क्योंकि काम तो नौकर कर रहा है। और यह देख करके क्या होता था, ईर्ष्या होती थी कि भाई सभी लोगों के घर नौकर हैं, उनकी बीवियां यानी कि आराम कर रही हैं और हमारी बीवी सुबह से लेकर के शाम तक खटती है। यही बात है। इसके बाद कहाँ है, यहाँ मैं ईर्ष्या से जल गया। कौन? देखिए लेखक कह रहे कि मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जो नौकर चाकर की माला जपने लगी। यानी कि जब फिर वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूम करके आते हैं, उन्हें जलन होता है और जलन होने के बाद से फिर वह जॉब पर जाते हैं और फिर जॉब पर से घर आने के बाद से वह दोनों बैठ करके दोनों जने क्या करते हैं, नौकर चाकर की माला जपते रहते हैं। क्यों क्यों बाबू, समझ रहे हो, खाली बैठे हुए हो, समझना। हाँ, नौकर चाकर की माला जप रहे थे, भाई कहीं से वो नौकर मिल जाए ताकि हम लोग को भी आराम मिले, है ना। देखिए आगे, उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। यहाँ पे कह रहे हैं निर्मला कि अब हमारी तरह अभागिन कोई है, इस दुनिया में कोई हमारी तरह अभागिन नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिएगा, वो दूसरे लोग होते हैं, वो दूसरे होते हैं, वो अलग से भाग्य बना करके आते हैं। क्या होता है, जिनके घर में नौकर चाकर होते हैं, है ना, ये अपने आप को कोस रही हैं कि मैं बहुत ही अभागिन हूँ क्योंकि मेरे यहाँ नौकर नहीं है ना। आगे, पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था। यानी अब आते हैं फिर नौकर चाकर, यानी कि नौकर आ गया है घर में, साले साहब लेकर के आ गए हैं और अब किस्सा सुना रहे हैं। कौन? तो साले साहब जी जो है ना, अपने जीजा से, यानी कि निर्मला के पति से, यानी कि लेखक से, और बता रहे हैं यानी कि बहादुर का परिचय। तो बहादुर कौन है, आप यहाँ देखे हैं कि बहादुर वह क्या था, वह एक नेपाली था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। यानी कि वह नेपाल और बिहार की जो सीमा है वहां पर उसका गांव है, यानी कि वह नेपाल का है। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। उसका बाप कहाँ मारा गया है? युद्ध में मारा गया है। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। देखिएगा, बहादुर को उसकी माँ बहुत मारती थी। क्यों? क्योंकि वह गुस्सैल टाइप थी, बहुत ही उसको गुस्सा आता था। तो गुस्सा आना ठीक भी है और कहीं ना कहीं वह हानिकारक भी है। तो गुस्सा आए, अगर उसको कंट्रोल कर लें तो ही ठीक है। गुस्सा निकाल देना मतलब कि क्षति पहुंचा देना होता है, वो चाहे अपना बेटा हो या कोई भी हो, भाई हो। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी भी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने कभी भी, कहाँ है जी, हाँ, ले जाता था तो क्या करता था, यानी कि उसकी माँ चाहती थी कि मेरा बेटा जो है
मैं तो काम कर ही रही हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ काम करे और करने के बाद और भी घर के जो मतलब घर के काम में हाथ बटाए, मेरे साथ जो भी कार्य है उसको करने में मेरा सहयोग करे। लेकिन बात यह है कि बच्चे बच्चे होते हैं, उतने समझदार नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि मेरे एक छोटे से काम कर देने से आपको आराम मिलेगा। बस उनको शैतानी सूझी होती है और उनको मस्ती करने की सूझती है। ये थोड़ा सोचना चाहिए जो बड़े हैं उन्हें। और क्या होता था, वह जब पहले तो काम करता नहीं था और अगर ले जाता था तो वो काम करता था, क्या करता था, तो भैंस चराने लेकर के जाएगा और भैंस चराने में लेके जाता था तो भैंसिया को बहुत मारता था। काहे मारता था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। उसने एक दिन की बात है, वो भैंस चराने लेके गया और लेके जाने के बाद से उसे भैंस को बहुत मारा। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिसे वो बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना इसको काफी मारा। बेचारा बेजुबान जानवर है और उसको बहुत काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई, छोड़कर वहां क्यों, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, हाँ, वह चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगी, यानी कि वह जरूर लौंडे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, जरूर लौंडे ने इसको पीटा है और फिर काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की और उसको वहीं का रहा था वह छोड़कर घर लौट आई। देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें गड़बड़ है, ठीक है, मैं उसको विस्तार से समझाता हूँ। बात ये था कि एक दिन वह भैंस चराने लेकर के जाता है और लेके जाने के बाद से उस भैंस को बहुत मारता है, खूब मारता है, जितना अब 12 साल का बच्चा है कितना ही मार लेगा, है ना, उतना शरीर में जान नहीं है, तो फिर भी वह मारा। और मारा क्यों, तो मारने का कारण यह था कि उसकी माँ उस भैंस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इससे बहादुर को जलन होता था, ईर्ष्या होती थी कि हमारी माँ है, हमको प्यार करती ही नहीं और भैंस को प्यार करती है, इसलिए वो भैंस को बहुत मारा। जबकि वह चराने लेकर के गया था तो भाई उधर ही सोचा कि दुश्मनी निकाल लेते हैं और पीटने के बाद से भैंस जो है भागी भागी आ जा रही है कहाँ, तो उसकी माँ के पास। उसकी माँ के पास आने के बाद से वह समझ चुकी होती है कि बेचारी भैंस है, वो भैंस जो है चरने में बड़ा ही मन लगाती है। एक बार मुड़ी झुका लेगी तो चरते 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 हो जाएगी, उठ करके इधर उधर नहीं जाती है। और गाय थोड़ा यहाँ चरती है, थोड़ा वहां चरती है, तो इस तरह से अलग अलग पशुओं के चरने की वो है। बकरी तो बिल्कुल एक बकरी उससे भी ज्यादा खास, कहीं यहाँ कभी वहां चरते रहती है। तो भैंस जो है समझ रही उसकी माँ कि आखिर चरना छोड़ करके भैंस क्यों आएगी, वो समझ चुकी थी कि लौंडा जो यहाँ पे लौंडे शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि लौंडा जो है क्या किया है, भैंस को पीटा है। और फिर उसको गुस्सा आता है क्योंकि भैंस को वो बहुत प्यार करती थी और गुस्से के बाद वह उठती है और एक डंडा लेती है और अनुमान करती है कि कितना डंडा इसको मारा होगा भैंस को, और फिर उसी अनुमान के आधार पर वह उठती है, उस डंडे से उसकी कितना पिटाई करती है, जिसमें लिखा होगा दुगुनी पिटाई करती है। किसकी, तो अपने बेटे बहादुर की, और कराहता हुआ वहीं पे पटा करके करा रहा है ना, दर्द से। और उसकी माँ क्या करती है, उसको वहीं छोड़ देती है और छोड़ करके चल देती है। इस कहानी के बाद से बहादुर का दिल फट जाता है, यानी कि जो थोड़ा भी प्यार था माँ से वह खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वही देखेंगे, लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा और घर नहीं जाता है और रात भर कहाँ रहता है, जंगलों में छिपा रहता है। ऐसा उसकी माँ को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुप के घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया, यानी कि वह पहले तो रात भर झाड़ी में छिपा है और उसके बाद चोरी छुप के सुबह जाता है घर में, और एक घी की हंडिया है जिसमें घी रखा जाता, सिर्फ घी रखा जाता था, लेकिन उसमें घी नहीं, उसमें पैसे रखे जा रहे हैं। जैसे आपके घर में हॉर्लिक्स का डिब्बा आता है, उसमें चीनी रखा जाता है, ऐसा होता है जी। तो ऐसे ही उसमें घी वाला जो हंडिया है उसमें पैसे रखे जाते हैं और उसमें से वह पैसे निकालता है और 9 2 11 हो जाता है। और पैसा कितना निकाला है, ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये निकाला है और फिर 9 2 11 यानी कि भाग जाता है। उसके बाद वहां से 6 मील
पर बस स्टेशन था, वहां गोरखपुर जाने वाली बस वहीं से मिलती थी। यानी कहाँ से? वह 6 मील दूर जाता है और जाने के बाद जहाँ पे बस स्टैंड है वहां जाता है और जाने के बाद से वहां से बस पकड़ता है। कहाँ के लिए? तो गोरखपुर के लिए। ये उत्तर प्रदेश, योगी जी का गोरखपुर है ना। और फिर मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है ना? तो क्या जवाब मिलता है कि दिल बहादुर साहब, है ना। अब आगे थोड़ा उसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। और पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने पूछा, यानी कि लेखक पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बोलता है कि साहब मेरा नाम दिल बहादुर है। और उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे तनिक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको हिदायतें दी, शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग से और सीख जाएगा, घर के लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में कुछ लोग रहते हैं, वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आ रहा हूं कहकर अंदर खिसक जाएगा। उसको घर के सभी लोगों के समान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत कुछ बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। यहाँ पे जो है क्या होता है कि जब वो पूछते हैं लेखक कि तुम्हारा नाम क्या है, वो अपना नाम बताता है और नाम बताने के साथ वह उसको कुछ हिदायत देते हैं कि कैसे रहना है, क्या करना है, नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पे रहो, इस घर को अपना घर समझ करके रहो। अगर अच्छे से रहोगे तो हमारे बेटे पढ़ते लिखते हैं, तुम भी पढ़ लिख लोगे, कुछ ढंग से और सीख जाओगे, यानी कुछ जान जाओगे, फिर जीवन जीना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। समझिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो सिर्फ आप नौकर चाकरी की ही काम कर सकते हैं, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये वही सब चीजें हैं, घिसी पीटी चीजें हैं। ठीक है। और आगे इतना के बाद से निर्मला जो है उसको कुछ बताने लगती है अपने हिसाब से। और क्या बताती है? कुछ ऐसे उपदेश देती है जो महिलाएं खासकर उपदेश दिया करती हैं। वह यह बता रही है कि इस मोहल्ले में तुच्छ लोग रहते हैं, वह किसी के यहाँ जाए नहीं, किसी के यहाँ रुकना नहीं है, अगर कोई किसी का काम नहीं करना है। अगर कोई कुछ कह रहा है कि दिल बहादुर इधर आओ मेरा एक काम कर दो, तो क्या सिखा रही है? कह रही मैं अभी आता हूँ कह करके घर में आ जाना है और फिर नहीं जाना है। ये सब उपदेश कौन दे रहा है? यानी कि निर्मला, लेखक की पत्नी दे रही हैं। और बाद में अंत में वह क्या करती हैं? अंत में निर्मला बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया और वह बोली कि दिल बहादुर नहीं, दिल हटा दो और बहादुर रखते हैं तुम्हारा नाम, है ना। और वहीं से अब आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि दिल बहादुर, बहादुर का दिल शब्द जो था वह किसने हटा दिया था? तो निर्मला ने हटाया था। अब इसके बाद आगे देखते हैं। बस धैर्य बनाए रखना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही कारगर होगा। क्या हाल है जी? पढ़ते पढ़ते मन उब गया है साहब। हेलो, मन उब नहीं ना गया पढ़ते पढ़ते? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। यानी कि यह आशा थी लोगों की कि कामचोर होगा, काम नहीं करेगा, उसको बोलना पड़ेगा, ये करो वो करो, लेकिन बहादुर सच में मेहनती था। ठीक है, हंसमुख था और मेहनती था। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता, मैना या पीला की बात हो। यानी कि पीला की बात हो और उसे पालने पर, यानी कि पहली बार जैसे किसी के घर में छोटा पीला यानी कि कुत्ता का बच्चा, कुतिया का बच्चा, है ना, तो वो आता है, या फिर तोता मैना जो लोग लाते हैं पिंजरे में और खूब चहल पहल होती है, बच्चे आते हैं देखते हैं, अगल बगल के भी लोग आते हैं देखते हैं। वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण रहा है। कहाँ? तो लेखक के घर में रहा है। सवेरे सवेरे
एक ही सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते हैं। ऐ तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, ऐ तुमने शेर देखा, ऐसे ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती थी। घर के लोग भी उसे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। बात यह था कि पहली बार उस मोहल्ले में एक नेपाली लड़का आया था और उससे बात करने, उससे कुछ बोलने बुलवाने, कुछ कहने और सुनने के लिए लोग ललायत और बच्चे ललायत रहते थे। बच्चे उससे पूछते थे कि ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, ऐसे ही जैसे अगर आपके पास कोई अमेरिका का आदमी आए, कोई रसिया का आदमी आए, कोई भूटान का, अलग अलग जगह का, अरे नेपाली ही समझिए कि आए, तो सबसे पहले आप यही प्रश्न करेंगे कि तुम लोग घर को क्या कहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे रहते हो, है ना। और उसके चेहरे को देखेंगे, यही हो सकता है जैसा आप सोच सकते हैं वैसा यहाँ पर हो रहा है ना। और लगभग सभी लोगों को बहादुर के खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी, खाए कि नहीं, है ना, खाना खाए कि नहीं, नाश्ता किए कि नहीं, इस तरह की चीजें थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। देखिए बात यह है कि मर्द किस मतलब मेहनत से किस तरीके से पैसे कमा रहा होता है यह मर्द को पता हो रहा होता है, लेकिन औरत फेंकने में एक नंबर होती है ना जी। ₹2 मर्द कमाएंगे, कहेंगे 20 रुपये कमा कर घर में रखल बा, है ना। तो ऐसी बातें यहाँ पे निर्मला कर रही है। क्या कर रही है कि नेकर कमीज थे कोई दिन सिला गया और भी कपड़े बन रहे से, लग रहा है कि उसको बाराती ले जाने की तैयारी हो रही है। कोई भी आदमी ऐसा नौकर चाकर को नहीं कर सकता है। जहां तक होता है कि अपने छोड़े हुए कपड़े लोग देते हैं उसे पहनने के लिए, सच यही है। और क्या कर रही है, वह खड़ी हो जाती है आंगन में और सुनाते रहती है कि बहादुर आकर के नाश्ता कर लो, मैंने उसका देखभाल कर रही है और औरतों को सुना रही है, जला रही है। क्या कि मैं और औरतों के जैसे नहीं हूं कि अपने नौकर को जलाते भूनते रहूंगी, डांटते रहूंगी। और वो कह दिए हैं, वो मैंने उसके यानी कि निर्मला के पति लेखक कह दिए हैं कि 100-150 महीनेवारी तो खर्च ही कर देना है बिना पूछे आंख बंद करे। किस पर? तो बहादुर पर। बल्कि ऐसी बातें कुछ नहीं थी, वह बस दूसरों को सुना रही होती थी, है ना। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। भाई बात यह है कि नेपाली है, उधर पहाड़ में और शुरू से ही वह जंगलों में ही रहा है, तो नीम के पेड़ पे चढ़ के दातुन तोड़ना उसके लिए बहुत छोटी सी बात थी। हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। देखिए बिना हाथ के सहारे, हाथ छोड़ करके आधा तना तो वैसे ही दौड़ के चढ़ जाता था नीम के पेड़ पर। और क्या होता था, मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। एक ही मिनट में वह कहाँ चल जाता, पेड़ की पुलई पर चल जाता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की साफ सफाई करता, पोछा करता, यानी कि जैसे वह निर्मला उसको देखती कि ऊपर चढ़ा हुआ है तो निर्मला उसको डांट करके चिल्ला करके कहती, अरे रीछ बंदर की जात। क्यों कह रही है? क्योंकि वह वैसे ही बंदरों की तरह चढ़ रहा है पेड़ों पर, है ना। और फिर उसके बाद वह उसे बुलाती कि तुम ऊपर मत चढ़ो, हिदायतें देती। और फिर वह क्या करता, यानी बहादुर घर में क्या करता, तो घर की साफ सफाई का काम करता और कमरों में पोछा वोछा लगाने का काम करता था। अपना भी अब भविष्य देख लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो। अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। अंगीठी समझते हैं, बैठा बैठा जो होता है, या फिर अंगीठी में आग जलाने को कह सकते हैं। और क्या करता है, चाय पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। कपड़े भी धोने का काम करता है और बर्तन भी मल रहा है। वह रसोई बनाने की भी जिद करता। वह कह रहा है कि मैं खाना भी बनाऊंगा, है ना। चाय भी तो बना रहा है, बर्तन धो रहा है, कपड़ा धो रहा है, पोछा लगा रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो कह रहे कि मैं खाना बनाऊंगा। अब छोड़ दो खाना बनाना, किस निर्मला से। पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। वह बोलती कि नहीं, मैं स्वयं भी खाना बनाऊंगी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। निर्मला को यह बताया जा रहा है कि निर्मला उसकी फिक्र रखती थी। किसकी? तो बहादुर की। और उस समय जो है निर्मला की तबीयत थोड़ी खराब रह रही है और वह दवा खा रही है
तबीयत ठीक करने के लिए। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। देखिए यहाँ पे जो बहादुर है उसको हद तक प्यार मिल रहा है, जितना प्यार वो खोजता था अपनी माँ के पास, अपने घर पर, जो वहाँ उसे नहीं मिलता था, बल्कि बहादुर के बदले उसकी भैंस को प्यार मिलता। लेकिन यहाँ पर जो है लेखक के घर उसे प्यार मिल रहा है और वह खुशी से सारे काम कर रहा है। और यहाँ की बात है कि जब वह अन्य काम कर रहा होता था और उस समय जब तबीयत खराब थी निर्मला की, तो वह कैसे दौड़ देता, नहीं भालू की तरह। छोटे बच्चे कैसे, यानी कि दोनों पैर और हाथ आए करके ऐसे दौड़ते हैं, वैसे वह क्या करता, जब देखता कि समय हो गया है दवा खाने का निर्मला के, तो वह भालू की तरह दौड़ते हुए जाता और डिब्बा ला करके निर्मला के पास रख देता। यानी कि अब दवा खा लीजिए, इतना ख्याल रख रहा है निर्मला का। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते और बाद में वह भी आता। जैसे यानी कि लेखक जब दफ्तर से आते तो सब लोग आकर के अपने अपने बारे में बताते कि मैं ऐसा किया वैसा किया, और यानी कि बहादुर के साथ मैंने ऐसा बर्ताव किया, अच्छा किया बुरा किया, मतलब ये सब चीजें आकर के अपने अनुभव बताते थे। और सबसे लास्ट में आता था बहादुर, और क्या क्या होता है, वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। यानी कि बहुत सी मामूली सी रिपोर्ट देता था, मामूली सी बात करता था, यानी कि वह ज्यादा बात नहीं करता था। वह क्या करता था, देखता था एक बार और देख कर मुस्कुरा कर सर नीचे करके मुस्कुरा लेता था, बस वही। और छोटी छोटी अगर कभी कभार वह कोई रिपोर्ट उनको देता था, यानी लेखक को, है ना। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। यानी कि वह फिर उसके बाद से कोई छोटी सी रिपोर्ट देता कि भैया बाबूजी भैया सिनेमा देखने गए थे, या बहन जी की दोस्त आई थी, कुछ ऐसे कह करके खूब हंसता था, जैसे लगता था कि बहुत ही मजेदार हंसी वाली बात कह दी हो। इस तरह से उसकी हंसी बहुत कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। यानी कि जब वो हंसता था तो ऐसा लगता था कि फूल की पंखुड़ियां जो है बिखर गई हैं, वैसे ही उसकी हंसी थी। उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। बात यह है कि लेखक जो हैं उनका भी मन करता था कि मैं बहादुर से बात करूं, क्योंकि अच्छा लगता था, है ना। वह बात करता था, खूब हंसता था, उसकी हंसी अच्छी लगती थी। लेकिन वह चूंकि एक गार्जियन थे, गार्जियन होने के नाते वह बहुत बात नहीं करते थे, और जब उन्हें हंसी आती थी दूसरे तरफ देख करके मुस्कुराने लगते थे। चलिए, यानी कि इग्नोर कर देते थे। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर बेटा तुमको कभी अपनी माँ की याद आती है क्या? तो फिर वह क्या बोलता था कि नहीं। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उसकी माँ उसे क्या करती थी, प्यार नहीं करती थी। तो अगर यह वीडियो हमारा अगर कोई गार्जियन देख रहा हो, माता पिता देख रहे हो, तो अपने बेटे को अभी से प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि बेटे को ये लगना चाहिए कि मेरी माँ मेरे पिताजी मुझे मानते हैं। डांटना पीटना मारना अलग बात है, लेकिन प्यार भी उसे देना चाहिए। वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो। यानी कि वह जब पूछती थी निर्मला कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, तो वह क्या कहता था कि नहीं। तो फिर वह पूछती थी क्यों, तो वही जवाब देता था कि वह इतना मारता क्यों था। जैसे अपने यहाँ मारती होती है, वहां पर सब मारता, मैंने मेल के तरफ की बात होगा, है ना, नेपाल में, कि वह मारता क्यों था। जैसे मार खाना खुशी की बात, मैंने ऐसा कहा जा रहा है कि वह बोल करके हंसते रहता था। थोड़ा एक बार चेक करिएगा सर, साउंड आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही होगी तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तब तुम अपना पैसा मांग के पैसे भेज सकते हो। वह कैसे भेजने को कहा? तो यानी कि निर्मला पूछ रही होती है कि अगर तुमको माँ से लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, कोई बात नहीं होती है, माँ की याद नहीं आती है, तो बाबू तुम अपना पैसा माँ को कैसे कहते हो कि माँ को भेजेंगे पैसा? देखिए, भले ही माँ से उसका दिल फट गया हो, लेकिन वह क्या करता था, वह पैसा जो भी
मिलता या देने के लिए कहते थे लोग, यानी कि परिवार के लोग, निर्मला और उस लेखक, तो वह क्या करता था कि ये पैसे मैं क्या करूँगा, तो माँ को ले जा करके दूंगा। ठीक है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, वह और भी हंसता था, है ना। क्या कहता था कि माँ बाप का कर्जा क्या होता है, जन्म भर भरा जाता है, और फिर हंसता। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। देखिए, कह रही थी कि नया कपड़ा है वो सिला गया है और सिलने को दिया गया है, और दरी भी एक दी है तो कैसी दी है, फटी हुई दी है ना। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बैसकट पर अपना बिस्तर बिछाता था, और वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें मुंह देखता। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। जैसे क्या है, जैसे मैं क्या कुछ गोलियां, पुराने दास के गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें, और कुछ देर तक उसे खेलता था। क्या है कि एक बसखट था, जैसे में चचरा टाइप का समझ लीजिए, जिस पर उसको सोने के लिए मिला हुआ था, है ना, जो बांस से बना हुआ था। और उस पर जब वह जाता था तो सोने के लिए वह एक अपने लिए चादर लेकर के आया था, और उसको एक और चादर फटी हुई दरी दे दी थी। किसने, तो निर्मला ने, जिसको बिछाने के बाद वो अपनी जेब से क्या क्या निकल कर रखता है, तो एक तो टोपी रखा हुआ है, जो कहाँ, इसमें देखिएगा, इसमें लिखा गया है चादर, और हाँ एक टोपी जो क्या है, बाईं तरफ, यानी कि इधर के तरफ झुकी हुई होती थी। जैसे हमारे बिहार पुलिस वगैरह के लिए जो लोग टोपी पहनते हैं वो इधर झुका करके पहनते, लेकिन वो इधर झुका हुआ होता था। ठीक है, और उसमें एक आईना रखा था, ब्लेड रखा था, कागज की नाव रखा था, ताश की गड्ढे रखी थी, कुछ खूबसूरत चमकीले से पत्थर रखे थे, और उससे वह खेलता था, और आईने में अपने बंदर की जैसा कभी इधर से तो कभी इधर से अपना मुंह देखते रहता था। आगे उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। उन पहाड़ी गानों का अर्थ समझ नहीं पाते थे, उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी जैसे। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है, इसमें कुछ कहीं की एक बड़ी मिस्टेक है। ये इन सब सारी चीज़ों को निकालने के बाद वह अपने पहाड़ी गानों को गाता था। एक ऐसा गाना जो गाने के बाद घर में एक उदासी सी फैल जाती थी। आखिरकार वह आया तो था उदास होकर के, निराश होकर के ही तो आया था घर से, इसलिए वह एक गाना गाता था जो जिसका अर्थ इन लोगों को समझ, परिवार वालों को समझ नहीं आता था। वह पहाड़ी गाना था, और वह गाना गाने के बाद घर में बिल्कुल उदासी छा जाती थी। और आगे देखते हैं क्या है। और घर में बरसात का समय आ गया था, घर में पोछा वोछा लगाने का काम चल रहा था। मैं अपने आप को ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। यानी कि बरसात का मौसम आ गया है, और शाम सुबह बहादुर जो है पोछा मारने का काम कर रहा है, और लेखक कह रहे कि मैं अपने आप को और बड़ा महसूस करने लगा था। क्यों? क्योंकि घर में अब एक नौकर रह रहा था। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से ही तुझ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। देखिए, यहाँ पर लेखक की भी थोड़ी मन बढ़ गई है कि वह मोहल्ले के जो आसपास के लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा वो बात नहीं कर रहे हैं, मैंने सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। एटीट्यूड समझिए, ऐसा उनके अंदर आ गया है। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था, वो किसी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे हैं। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के शवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है ना। ये कह रहे हैं महाशय, लेखक जो है कह रहे हैं कि मैं सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था, है ना। किसी के बच्चे को देखता था छोटी सी गलती पर तो उसको डांट डपट देता था, है ना, और कहता था जिसके पास कलेजा होता है ना वही नौकर रखते हैं। बाकी निर्मला तो फेंका फेंकी करने में आ गई है। वो हल्ला देती थी कि मैं जितना महीना कमाते हैं उसके आधा तो नौकरी पर खर्च हो जाता है, तुम समझिए। और वो क्या करती है जी, जब आधा खर्च हो जाता है तो निर्मला क्या करती होगी। तो इस तरह से अभी इस परिवार में
चल रहा है नौकर को लेकर के, काफी उमंगी है और करेगी पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है, यानी कि आधी जो है पैसा जो सैलरी है यानी कि लेखक की वह आधी सैलरी खर्च हो जाती है किस पर, बहादुर पर, यानी कि नौकर पर। यह निर्मला चारों तरफ छिड़ रही है और बता रही है कि पैसा कमाया ही किस लिए जाता है, 100 की तो पूरा करने के लिए। वो तो कई बार कह ही चुके हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और हुआ वही। यानी कि निर्मला जाकर के चारों तरफ फेंक रही है। वह बोले थे, यानी अपने पति के बारे में कह रही है कि वह बोले थे, क्या बोले थे, बोले थे कि दुनिया के किसी कोने से मैं तुम्हारे लिए नौकर खोज करके लाऊंगा, और अंततः हुआ भी तो वही हुआ, नौकर आज हमारे पास आ गया है। इतनी बड़ी बड़ी वो फेंक रही है, समझिए, यानी कि समझिए कि एकदम खुशी का ठिकाना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहादुर की वजह से सबको आराम नहीं मिल रहा हो। सब कोई मस्ती में थे, सब कोई आराम कर रहे थे, जिसका एक ही दिन था, कौन, बहादुर। हाँ, घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद, निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। अब कोई एक खर भी न टकसाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इस तरह की फरमाइशें बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता। सभी रात में पहले ही सो जाते और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते। बात यह है कि उस समय बहादुर की हालत ऐसी है कि बहादुर को प्यार नहीं मिला था घर पे, और यहाँ पे प्यार मिल रहा है। एक व्यक्ति जो प्यार का भूखा होता है ना, थोड़ा उसको प्यार मिलता है ना, तो वो चाहता है कि मैं जी जान लगा दूं। वास्तव में ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, आदमी जो है बनावट, आदमी की जो प्रकृति है वो ऐसी ही है कि अगर उसको प्यार मिले तो वह अपना जान दांव पे लगा सकता है। अब देखिए यहाँ पर बहादुर जो है फिरकी की तरह नाचता रहता है लेखक के घर में। अगर एक गिलास पानी किसी को चाहिए तो वह बोलता, बहादुर एक गिलास पानी लेकर के आना। अगर किसी की पेंसिल गिर गई है पलंग से नीचे, बेड से नीचे, तो वह स्वयं नहीं उठा रहा है, बल्कि बहादुर को बुला रहा है कि बहादुर मेरी पेंसिल नीचे गिरी है, उसको उठा करके देना। देखिए कितना आलसपन है, और यह सही भी नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर बात यह है कि सब लोग सुबह उठते थे और रात को देर तक अपना काम करके सोते थे, लेकिन अभी का समय ऐसा हो गया है कि सब लोग पहले ही सो जाते हैं और रात को सोने के बाद सुबह 8 बजे के बाद वो उठ रहे हैं। इस प्रकार से एकदम आराम का माहौल चल रहा है लेखक के घर में। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शानो शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। इनका एक लड़का है बड़ा, लेखक यानी कि लेखक का, यानी कि निर्मला भी समझिए, तो निर्मला का एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है किशोर, जिसको बहुत ही शानो शौकत से रहने का उसका एक अलग ढंग है और रोब दाब से रहता है। देखिए, उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज, हाँ यहाँ पे फिर गड़बड़ है, कॉलेज जाने से पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी थी, और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश करवाता और बहादुर से मुक्का भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी भी कोई गड़बड़ी भी हो जाती, तब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता और उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप, और देख वे किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो तेरा भूलिया टाइट कर दूंगा। ऐसा किशोर जो है, किशोर के बारे में बताया जा रहा है। लेखक बता रहे हैं कि मेरा जो बड़ा बेटा है वह रोब दाब से रहने का कायल था, और वह समझ लिया था कि मुझे एकदम टाइट होकर के रहना पड़ेगा। किसके साथ? तो बहादुर के साथ। क्यों? क्योंकि किशोर हमारे हिसाब से बकचोद था, है ना। किशोर के पास दिमाग नहीं था, आखिरकार नौकर है, इतना काम कर रहा है, तो फिर रोब दाब दिखाने की क्या ही आवश्यकता है। बल्कि जानना चाहिए कि वो प्यार पाने के लिए आया है, रोब दाब देखने के लिए नहीं आया है। अगर रोब दाब देखना हो तो दिमाग का ही देख लेता, वही रह जाता। ठीक है, अगर इतना दिमाग होता किशोर के पास तो किशोर उस पर हाथ न छोड़ता। देखिए क्या होता है यहाँ पर, वह यह बताता कॉलेज जाने से पहले मेरी साइकिल
पूरी साफ हो जानी चाहिए, मेरा कपड़ा साफ होना चाहिए, उसकी इस्त्री यानी कि उसको प्रेस करना है, कॉलेज जाने से पहले सारी चीजें मेरी टू टच हो जानी चाहिए। जूता में पॉलिश भी लगाता कौन? तो यहाँ पे बहादुर से लगवाता यानी नौकर से लगवाता। और अगर कभी इतने सारे कामों में कभी अगर मिस्टेक हो जाता, कोई गलती हो जाती, तो वह क्या करता, गर्जन तर्जन के साथ उस पर चढ़ जाता और उसको बुरी बुरी गाली देता, यानी कि बहादुर को किशोर बुरी बुरी गालियां देता। और यहाँ तक ही नहीं, वह उसे हाथ भी छोड़ देता और थप्पड़ भी मार देता। और क्या कहता कि देख वे किशोर, यानी कि किशोर कहता, किशोर चेतावनी देता कि देख वे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए। आखिर सब तो परिवार तो किशोर का ही था, काम तो किशोर के घर का ही हो रहा था, लेकिन किशोर को ऐसा लग रहा था कि मैं टाइट होऊंगा ये और काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कहता, साला कामचोर, करता क्या है, खाली खाता है। किशोर क्या कह रहा है कि साला तू कामचोर है, कोई काम नहीं करता है, खाली खाता है और रहता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बातें होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। यानी कि यहाँ पर लेखक को उनकी पत्नी रिपोर्ट दे रही, बता रही है कि देखिए आज ऐसा हुआ कि किशोर जो है उसको गालियाँ दिया, मारा, है ना, ऐसा ऐसा काम हुआ। लेकिन लेखक कभी उसको मना करते हैं, फिर भी जो है किशोर नहीं मानता है। उसके बाद लेखक यह सोच करके छोड़ देते हैं कि चलता है, नौकर है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, कौन से एक हाथ से ताली बजती, हो सकता है कि बहादुर की भी कोई गलती हो तो गुस्साया होगा, कौन, यानी कि किशोर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलती है किसकी, लेखक की गलती है। यहाँ पर किशोर को डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन वह छोड़ दी। छोटी सी गलती जो है बहुत बड़ा परिणाम देकर के जाती है। पर एक दिन की बात है, जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूर पर खड़ी होकर हाँ हाँ करते हुए मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई बहादुर भूल गया था। यानी कि एक समय की बात है, अभी तो लेखक सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन उस समय में जब वो दफ्तर से आते हैं तो आने के बाद किशोर जो है एक डंडे से बहादुर को पीट रहा होता है और निर्मला हाँ 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 मना कर रही है दूर से ही खड़ी। और फिर वह आते हैं, देखते हैं और बहादुर को डांट, यानी कि किशोर को डांट करके अलग करते हैं। उस समय में जरूरी यह था, किशोर को पीटना था कि तुम मार क्यों रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पर भी नरमी से पेश आते हैं। कौन, लेखक। ये सबसे गलत समय था जब वह किशोर को छोड़ दिए, क्योंकि अगर इनको अपने घर में नौकर को अपने बेटे जैसे रखना था तो बेटे के जैसा प्यार दुलार भी देना था। अगर बहादुर की गलती तो बहादुर पीट रहा है, अगर किशोर की गलती है तो किशोर को भी पीटना था। आगे देखते हैं, किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी, उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ कर, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि किशोर जो है उसको गाली देता था, मारता था, जिसकी वजह से वह उसका काम बोला कि मैं आपका काम नहीं करूँगा बहादुर, क्योंकि बहादुर को मार खाना, गाली, डांट ये सब पसंद नहीं था। और तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने कड़ाई से पूछा। यानी कि लेखक पूछते हैं कड़ाई से डांट करके कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते हो, तो फिर क्या कहता है बहादुर, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। बात यह है कि वह उसके बाप के बारे में, किशोर जो है बहादुर के बाप के बारे में कुछ बोला है ना, इसलिए बहादुर को बुरा लगा है और बहादुर ने उनका काम करने से मना कर दिया है। किसका, किशोर का। वह रोते हुए बोला, बहादुर रोते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदत ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको
जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई रखेगा क्या? यानी कि वह पूछ रहे हैं कि बहादुर, हम तो तुमको अपने बेटे की तरह रखते हैं, तो क्या घर के लड़के मार नहीं खाते क्या? घर के लड़के मार खाते हैं, कोई बात नहीं, तुम भी मार खाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना मैं जिस सुख आराम से तुमको रख रहा हूँ उतना सुख आराम तुमको कोई नहीं देगा। यहाँ पर समझाना जरूरी था, किशोर को डांटना किशोर को जरूरी था, लेकिन यहाँ पर उल्टे बहादुर को डांटा जा रहा है और बोला जा रहा है। यहाँ पर यानी लेखक की कमी झलक रही है, क्योंकि अपने वह बेटे को नहीं बोल पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ इतना है, कोई बात नहीं, चलते हैं, चलने देते हैं इसको, अब जहाँ तक चले ठीक है। थोड़ा पढ़ाई में क्या है, जितना कर सके जितना पढ़ सके उतना काफ़ी है। आगे देखते हैं। हाँ, जाकर दूसरे के घरों में देखो तो पता लगेगा नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। यह कह रहे हैं कि मुझे रुकना पुलना पसंद नहीं है, चलो अब काम करो। जाकर के दूसरे घर में ना हो तो देख लो, क्या देख लो कि नौकर खाने के लिए भूखे पेट रहते हैं और खाने के लिए तरसते रहते हैं, और यहाँ तो तुमको खाना पीना भर पेट मिलता है। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय अपनी टोपी पहनकर देर रात तक गाता रहा, और जल्दी से वह खुश हुआ, क्योंकि वह क्या था, हंसमुख लड़का था। और फिर रात को वह टोपी पहन करके जैसे रोज खेलता था और गाता था, वह रात को फिर गाना गाने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर को नहीं देती। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती हैं। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। और यह बात जो है निर्मला को क्या हो गई, जच गई, और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई और बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। बात यह है कि निर्मला को कोई औरत सिखा दी है क्या कि तुम पतली पतली। अब यहाँ पे बात यह है कि निर्मला बहादुर को खाना क्यों नहीं बनाने देती थी? तो वह खाना इसलिए बनाने नहीं देती थी कि निर्मला पतली पतली रोटियां सेकती थी, जो कि बहादुर से नहीं हो पाता, इसलिए वह स्वयं ही खाना बनाती। लेकिन बात यह था कि निर्मला बनाती थी और बहादुर भी खा लेता था, क्योंकि वो घर के लड़के की तरफ कहा जा रहा था। अब यहाँ पे एक और औरत जो है पड़ोसी सिखा देती है निर्मला को कि निर्मला एक काम करो, तुम जो इतनी महीन महीन रोटियां बना करके खिला रही हो, ऐसा खाने से, इतना महीन खाना, अच्छा खाना खाने से नौकर चाकर क्या होती है, आदत बिगड़ जाती है, आदत खराब हो जाती है। तुम ऐसा मत करो, तुम अपना खाना बनाओ और उसको कहो वो अपना खाना खुद ही बनाए, नहीं तो आदत खराब हो जाएगी, तुमको ही बना करके खिलाना पड़ेगा। और उसी रात वह क्या करती है, इस चीज़ को अप्लाई कर देती है, अपना खाना बना लेती है और वही चौके के पास बहादुर खड़ा रहता है और अपना खाना बना करके समेट करके चल देती है और बहादुर वहीं से झुका करके खड़ा रहता है। फिर आगे की बातें क्या होती हैं उन दोनों के बीच में, क्या हो गया रे, निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। निर्मला पूछती है कि क्या रे, क्या हो गया तुमको? फिर वह क्या बोलता, कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा है। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है क्या? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं, तू तो। हाँ, यहाँ पे क्या है, थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पे घर का लड़का है, नौकर चाकर। हाँ, यहाँ ठीक है, थोड़ा सा वो टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। जो टाइपिंग किया अगर सुन रहे होंगे तो हिसाब किताब में टाइप कीजिएगा, यहाँ मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। तो वो बता रही है कि तू कौन सा घर का लड़का है, तुम तो नौकर चाकर हो, नौकर चाकर तो अपना खाना बना करके खाते हैं, तो तुम खड़े क्यों हो, जाओ अपना खाना बनाओ और खाओ। ऐसा वह डांट करके बोलती है, बताती है। अब देखिए बात क्या है कि अब उसको बुरा लगता है कि इसके साथ भेदभाव क्यों किया, है ना, इसके साथ, नौकर के साथ, क्योंकि नौकर को शुरू से यह बताया गया है कि तुम घर के लड़के हो और घर के लड़कों की तरह रहो। आगे क्या है, हाँ, मैंने रोटियां बनाई। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसलिए यहाँ पे
तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इसको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया, उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। शुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। जैसे वह नहीं जा रहा है, वहां से खड़ा है, जिस पर निर्मला को और गुस्सा आ गया है। और क्या की, वह लपक करके उसको 2-3 थप्पड़ मार देती है। मारने के बाद फिर वह उसे बोलती है सुअर का बच्चा, जो फिर उसके बाल पर यह गाली जाती है। और जिसके बाद से वह यह भी बोलती है, इसी वजह, यही देन है कि तुमको तुम्हारी माँ मारती है, यानी कि मारती थी। वह यह सब बातें बता रही हैं, जहाँ से यहीं से वह बहादुर को मतलब वह तोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वह बता रहा है कि मेरी माँ भी क्या करती थी, घर की सारी रोटी हमसे ही सिखवाती थी। और कहकर रोने लगता है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूं। वह कह रहा है कि मेरी माँ, हाँ एक मिनट थोड़ा इसको देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और बोल रहा है कि तुम जिद, यानी कि वह बोल रही है, निर्मला बोल रही है कि तुम मुझसे जिद कर रहे हो, मैं तेरी माँ हूँ क्या? तो फिर वह क्या कहती है कि मेरे लड़कों के बराबर बन रहा है, चल जा अपना खाना बना, नहीं तो क्या करूँगी, मारते मारते तुम्हारा मुंह रंग दूंगी। इसका मतलब यह होता है कि नॉर्मल जो मुंह है, जैसे आप बैठे हुए हैं, अभी मारने लगे मुंह लाल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसी को कहते हैं मुंह रंग देना। समझ में आया जी? रंग दें नहीं, रंगना, आगे बढ़े। इधर देखिए, और उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई, फिर भी वह क्या करता है, रोटी नहीं बनाता है। भाई उसको आस था कि हमें यहाँ पे प्यार मिलता है ना, और इतने लोग हमसे प्यार करते हैं, रोज खाने पीने की नाश्ते के लिए पूछा जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है मुझे खाना ना मिले। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको मैंने समझाया, पर वह नहीं बना, रात भर वह भूखा ही रहा। बड़ा गुस्सा है, निर्मला कहती है, यानी सॉरी यहाँ पे, हाँ मैंने उसे समझाया, यानी कि यहाँ पे निर्मला तो डांट पीट करके चली गई है। फिर आते हैं लेखक और उसे समझाते हैं, पर वह नहीं मानता है। क्या होता है, वह रात भर ऐसे ही भूखे ही रहता है, वह खाना नहीं बनाया। पर वह सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा, जो अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भरदी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। बात यह है कि अपनी वह रोटी बनाता है, और बनाने के बाद से जब वह देखता है कि मेरी रोटी जो है मोटी और भरदी बनी है, फिर वह देख कर क्या करता है, खिलखिला करके हंसने लगता है। और आगे देखते हैं, लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, यानी कि निर्मला भी उसको अब मार चुकी थी, अब वह बात बात पर उसे हाथ उठा देती थी। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी, अब बहादुर से कोई गलती होती तो उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे, कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। अब पहले उसको एक किशोर मारता था, अब उसकी माँ भी, निर्मला भी मार रही है, और दोनों लोग मार रहे हैं। पहले एक व्यक्ति मार रहा था, अब उसको मारने वाले 2 हो गए थे। कभी कभी दोनों एक साथ मिलकर उसको पीट देते थे। और बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है, और मैं उसको तनख्वाह के पैसे उसे भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीनों बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेते जाएगा। बात यह है कि बहादुर जो है अपने माँ को पैसे भेजने के लिए बताया है, लेकिन लेखक जब चिट्ठी लिखते हैं कि आपका लड़का मेरे पास है और मैं आपको महीने का पैसा जो उसका बनेगा आपको भेज दिया करूंगा, लेकिन बात यह होता है इधर से कई दिनों के बाद कोई चिट्ठी नहीं आती है। तो लेखक आते हैं और बताते हैं, बहादुर से कहते हैं कि बाबू तुम्हारा पैसा मेरे पास ही जमा रहेगा, और जब तुम जाओगे सारा पैसा एक साथ दे देंगे, लेते जाना। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज
हाँ हो गया। मैं कभी इसको रोकना नहीं चाहता, फिर यह सोचकर चुप लग जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए, वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया और बातों बात में, और उसके बाद यानी कहा जा रहा है कि बातों की जलेबी छनने लगी। जैसे बात यह है कि इनके पत्नी के कुछ रिश्तेदार आए हैं दूर के, क्योंकि वह आए कहीं और थे और फिर ये नजदीक थे तो इनके घर भी वह आ गए मिलने के लिए। जिसके बाद यह होता है कि यह जाते हैं मार्केट, यानी कि लेखक मार्केट जाते हैं और जाकर के मछली लाते हैं, रोहू मछली, और चावल लेकर के आते हैं, देहरादूनी चावल। जिसके बाद बैठने के बाद बातों बातों में बातों की जलेबी, यानी कि घुमा फिरा करके बात करने वाली बातें चल रही हैं। पर इसी समय एक घटना हो गई। इसी समय में एक घटना घटती है। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाई और जांच पड़ताल करने लगी। यानी यहाँ पे जो औरत आई है, यानी कि जो रिश्तेदार आई हैं, वह क्या करती हैं कि अगल बगल झांकने लगती हैं, चारपाई के नीचे देखने लगती है, फिर उधर जाती हैं, कमरे में जाती हैं, कि वह कुछ ढूंढ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और लेखक पूछते हैं क्या बात है, मैंने पूछा, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेखक पूछते हैं किससे, यानी कि उस औरत से, क्या बात है, आखिर परेशान क्यों है। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताऊं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखें, पर वे मिल नहीं रहे आपको। ठीक, यानी कि जब लेखक पूछते हैं कि क्या बात है, आखिर इतना परेशान क्यों है, तो वह कहती हैं कि अपनी साड़ी की खूंट में मैंने 11 रुपये रखे हुए थे और अभी उसको खोल करके मैं चारपाई पर रखी और वही पैसे अब नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई औरत साड़ी के खोल में पैसे बांधी है तो बेवजह वह चारपाई पर खोल करके क्यों रखेगी, एक टॉपिक बनता है। फिर आगे इसमें पढ़ते हैं कहना क्या चाहते हैं लेखक। फिर उसके बाद से होता यह है कि पूछते हैं लेखक कि आपको ठीक ठीक याद है ना कि आप यहीं रखे थे खोल करके, तो बोले कि हाँ हाँ खूब अच्छी तरह याद है, ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वालों को देने के लिए खूंट खोला ही था, फिर वो रुपये चारपाई पर रख दिए कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही मिठाई यानी कि मैं लेते आती, किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। यानी कि ये सब बातें वो बता रही हैं कि 11 रुपये मैं रखी थी, रिक्शे वालों को देना था, मिठाई लानी थी और जाते जाते कुछ बच्चों के हाथ में रख देती कि क्योंकि किसी के घर खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मोबाइल को साइलेंट करिए, इधर देखिएगा, बड़ा मेहनत लगता है पढ़ाने में, ऐसा ना हो कि मेहनत का कर्ज जो है दूध का कर्ज जैसे उसी लें। हाँ, इसके बाद से और नमन वो म्यूट करिए मोबाइल अपना, सब लोग क्लास में मोबाइल मतलब बताते हैं लोग ये है ना। इसके बाद से वह इधर ही आया था, यानी कि वह धीरे स्वर में कहती हैं, क्या कहती हैं कि जरा उससे पूछिए, किससे, यानी कि वहां पे बहादुर की तरफ, वो नौकर की तरफ इशारा कर रही हैं कि जरा उससे पूछिए, वह इधर आया था और तेजी से आया था, खड़ा हुआ और फिर थोड़ी देर में तेजी से वह चला गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, सुनिए, माँ बाप के बाद और बड़े भाई के बाद दुनिया में अगर किसी का फोन आए ना तो क्लासरूम में मत उठाइएगा, पढ़ते समय में एक बार दिमागो जल जाता है। ठीक है, अगर कोई यही 2-3 लोग हैं माता पिता के बाद और भाई के बाद, दुनिया में 3 लोग के बाद ना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अब आपको बनाने के लिए फोन कर रहा है, बर्बादी किसी और। मोबाइल म्यूट करिए आप भी, देखो यार गजब हाल करते होते ना सर। ठीक है, अरे नहीं वह ऐसा नहीं का नहीं, वह ऐसा नहीं है। लेखक से
जब इशारा करती हैं वो रिश्तेदार कि वो इधर ही आया था, उससे पूछिए, हो सकता है कि आया, खड़ा हुआ और तेजी से भाग गया, कहीं लेके पैसा वो चला गया है। लेकिन वहां पर लेखक को विश्वास है कि बहादुर ऐसा नहीं है, बहादुर कभी चोरी नहीं किया है। लेकिन फिर भी वह नहीं मान रही हैं। यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, यानी वह कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं, ये लोग इस चीज में माहिर होते हैं। यह बता रही है कि यू डू नॉट दिस पीपुल, आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं। यानी कि हाँ, पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, इस कला में ये लोग क्या होते हैं, एक्सपर्ट, माहिर होते हैं। रिश्तेदार ने कहा, किससे, यानी लेखक से कहा। और फिर मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। लेखक बहादुर की तरफ तिरछी दृष्टि से देखते हैं। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था, उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, न मामूली अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बात यह है कि पता है लेखक को कि कभी घर में 2-4 आने इधर उधर अगर पड़े मिले थे तो बहादुर क्या करता था, बहादुर उसे उठाता था और निर्मला के हाथ में रख देता था। फिर भी पता नहीं क्यों क्या होता है लेखक को, और लेखक गुस्से में आ जाते हैं। बहादुर वो सोच रहे हैं कि मन की बात कोई क्या जाने, हो सकता है कि चोरी किया हो, 11 रुपये देखा हो, पैसे जाते हैं तो चोरी किया होगा। फिर वह यह सोच करके वह गुस्से में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। वह जोर से पुकारते हैं, किसको, नौकर को, कहते हैं बहादुर। और फिर बहादुर आता है, बोलता है जी बाबूजी इधर आओ, यानी कि बहादुर बोलता है जी बाबूजी। फिर वो उसे अपने नजदीक बुलाते हैं, वह आकर खड़ा हो गया, किसके पास, अपने मालिक, मतलब लेखक के पास। तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे, लेखक पूछते हैं कि बहादुर तुम यहाँ से रुपये उठाए थे, तो भाई वो पैसे नहीं उठाया था कि देखिए क्या है, जी नहीं बाबूजी, क्योंकि वो पैसे नहीं उठाया था। वह कह रहे बाबूजी मैंने पैसे नहीं उठाए। उसने निर्भय उत्तर दिया, ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो बहादुर जो है निर्भय, बिना डरे बता रहे बाबूजी मैंने पैसे नहीं लिए हैं। फिर भी लेखक कह रहे हैं कि निर्भय होकर के बताओ। फिर भी उसका जवाब क्या है कि मैंने पैसे नहीं लिए। वो बोल रहे हैं कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, लिए हो तो बता दो, लेकिन हकीकत यह है कि वो लिया नहीं है। नहीं बाबूजी मैं लेता तो बता देता। और फिर वह पूछ रहे हैं, वह बताया है कि बाबूजी अगर मैं लेता तो बता देता कि मैं पैसे लिया हूं, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। फिर तुम यहाँ खड़े नहीं थे, पूछते हैं लेखक कि तुम यहाँ पे खड़े थे ना, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चल गया, यानी कि यहाँ पर रिश्तेदार की पत्नी बीच में टपकती है और कह रही है कि तुम यहाँ पे खड़े थे ना, और लेकर के तेजी से लपक करके भाग गए, ऐसा बोल रही है। कौन, तो जो निर्मला के दूर की रिश्तेदार आई थी वो। अब देख भैया सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे, और अब मैं तो बुरी फंसी, मैं तो बुरी फंस गई हूँ, सच बता दो भैया, ये पैसे मैंने बच्चों को देने के लिए और मिठाई खरीदने के लिए रखे थे, सच बता दो मैं फंस गई हूँ। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। कह रही देखो, वो रिश्तेदार कह रही है कि बता दो, बहादुर से कह रही है कि बता दो, नहीं तो मेरे पास तो अब जाने के लिए भी पैसे नहीं, अब तो मैं फंस गई हूँ, जा भी नहीं सकती हूँ। अब वहां पर बहादुर आया था और वह बाहर गया था। उस समय क्या हुआ कि बहादुर बताता है कि मैं पैसे लेके नहीं भागा था, बल्कि एक काम से गया था। और वह काम क्या था, तो वह काम था कि नमक लेने के लिए गया था। किसके लिए गया था, तो नमक लेने गया था। फिर सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। उस समय की घटना है, चिल्लाते हैं जोर से, कौन, लेखक, जबकि वह कभी उसको डांटते पीटते चिल्लाते नहीं थे। उस समय पता नहीं अचानक उनको क्या हो गया था, वह चिल्ला पड़ते हैं और बोलते देखो बहादुर तुम बता दो, वरना मैं तुमको बहुत मार मारूंगा और पुलिस को दे दूंगा। फिर बहादुर कहता है कि बाबूजी मैंने पैसे नहीं लिए हैं। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। काला इसलिए पड़ गया था कि कभी उसको डांटते पीटते नहीं थे लेखक, लेकिन उस समय वह उसको चिल्ला रहे हैं और डांट रहे हैं। फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। पता नहीं लेखक को उस समय क्या हो गया था कि लेखक उठते हैं और सहसा एकदम उसको तमाचा जड़ देते हैं।
और मारने के बाद उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और फिर भी वह वही बता रहा है कि बाबूजी मैंने पैसे नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि बहादुर ईमानदार था। अगर उसको कुछ नहीं मिला था तो सिर्फ प्यार, और प्यार की वजह से, प्यार की ही देन थी कि आज वह नौकर बन, यानी कि प्यार नहीं मिलने की ही देन थी कि वह आज नौकर बना है ना, बल्कि वह चोर नहीं था। अब देखिए कहानी में आगे अब ट्विस्ट है, अब असली मजा अब है। कभी भी किसी को उतना ही सताया जाना चाहिए जितना वह सह सके। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ, इतना कहकर उसने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उसने धीरे से बोला, देखो तुम मुझे बता दो, कुछ नहीं करूंगी, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते हैं। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। अब बात यह है कि बार बार उसके जो रिश्तेदार आए हैं उसको पकड़ते हैं और खींच करके गेट तक लेके जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोग कुछ बोला था, क्या बोला था? फोन बोला था। अरे यार, जैसे पढ़ते वक्त एक चीज होती है क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, ये सब चीजें, तो याद रखिए कि क्या कहा जा रहा है करने के लिए, क्लासरूम में क्या बोला जा रहा है, तो समझिए बात को। ठीक है, पढ़िए ध्यान से। हाँ, वो बता रहे हैं कि जो रिश्तेदार हैं, जैसे हमारे प्यारे बच्चे, सबसे जो प्यारे हैं वही बैठे हुए हैं, तो उनको जोर से डांट भी नहीं सकते हैं, प्यार से समझाया जा सकता है। तो जो उसकी दूर के रिश्तेदार हैं वो पकड़ करके गेट तक लेके जा रहे हैं लोग, और फिर उसके कानों में धीरे स्वर में बोलते हैं कि बता दो, मैं तुमको इनाम में 2 रुपये दूंगा। कितने रुपये? तो 2 रुपये तुमको इनाम में दूंगा, और नहीं तो पुलिस के। ऐसा लग रहा है लेखक को कि अभी पुलिस को वो ले जा करके दे ही देंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह पैसा नहीं लिया है और पैसा चोरी नहीं हुआ है। अब इसके बाद निर्मला ने उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। निर्मला का तो हाथ खैर खुल चुका था, है ना। निर्मला और किशोर तो मारते ही थे। उस समय निर्मला आती है और 2-4 थप्पड़ उसको मारती है, अब यही कुश्ती के लिए हो तो दे दो। लेकिन क्या था, वह पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे? अब आगे देखते हैं, फिर पता चलेगा कि पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे। अब कहानी का एंडिंग है, ध्यान से पढ़ना है। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको क्रूर की तरह दुरदुराया करते थे। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। एक दिन जो है बहादुर नहीं, यानी कि एक दिन लेखक दफ्तर से आते हैं और देखते हैं कि निर्मला जो है आंगन में बैठी है, और क्या की है, सर पे हाथ रख करके बैठी है। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। आपको पता होना चाहिए कि लेखक की एक बेटी भी है जो माँ के पास खड़ी है, और आंगन में लड़के जो हुआ करते थे इसके पास, तो जो वही नेपाली बहादुर लड़का था उसके पास, तो कोई किसी लड़कों की झुंड नहीं थी, कोई टोली नहीं थी, सब शांत पड़ा था। अंगीठी अभी जली नहीं थी, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे काट रहा था। जैसे ही आंगन में आते हैं लेखक, तो देखते हैं अंगीठी यानी कि जो आंच है जली नहीं थी, सारा बर्तन जैसे कि वैसे ही गंदा ही पड़ा हुआ था। दांत चीर रहे हो, सारा बर्तन जो है वैसे ही मैला और गंदा पड़ा हुआ था। और क्या हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सैड मोमेंट्स है, समझिए आप लोग, है ना। और समझो जैसे घर में घुसने पे घर काट रहा है ना, घर में ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज हो गया है जिससे घर में घुसने का मन नहीं कर रहा हो। फिर क्या हुआ था, क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक पूछते हैं कि क्या बात है, वहां नहीं, वहां खड़ा होइए, वहां, ठीक है, वहीं रहिए आप, इधर मत घूमिए, है ना। क्या बात है, बहादुर भाग गया। लेखक पूछते हैं निर्मला से, क्या बात है, आखिर क्यों इतना सन्नाटा सा है? तो फिर बताती है निर्मला कि क्या हुआ, बहादुर भाग गया।
समझिए, बहादुर उस समय घर से भागे थे। खड़ा हो जाना वहां पे, दिमाग खराब हो गया यार, भाग गया। क्यों? पूछते हैं कौन? फिर पूछते हैं लेखक कि क्यों भाग गया, क्या हुआ था? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माता जी की रहता। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन में सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिलबट्टा हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इस डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, पर क्या बताऊं मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। उस पर खड़ा हो जाइए, हेलो, उस पर खड़ा हो जाइए जैसे बताए हैं, ठीक है। फिर पीछे और जाइए, पीछे उस पे, हाँ। तो उसके बाद से अब देखिए क्या होता है कि इंसान पहले तो अपने किस्मत का रोना रोया ही रहता है, और जब उसको कुछ मिलता है तो उसको संभाल नहीं पाता है, और नहीं संभालने के कारण वो चीज उससे दूर हो जाती है और पुनः उसको सिर्फ और सिर्फ रोना पड़ता है। यहाँ पे वह बता रहे हैं, यानी कि लेखक को बता रही है निर्मला कि कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक छोटी सी गलती थी कि सिलबट्टा जो है वह लेके जा रहा था और हाथ से छूट गया था और गिर के वह टुकड़ों में 2 टुकड़े हो गए थे। और यह बता रही है कि शायद वह इस डर से भाग गया कि उसको इसके लिए पीटा जाएगा, लेकिन वह बता रही है कि अरे इतनी सी बात के लिए मैं उसको मारती थोड़े, मैं उसको नहीं मारती। यहीं पर गलती हो रही है कि उसको मारती थोड़ा, अरे साइकिल नहीं पूछने के लिए तुम लोग उसको डंडे से मारते थे, एक छोटे से गलती के लिए डंडे से मारते थे, दोनों मिल करके मारते थे। अब तो सिलबट्टा टूट गई थी, तब तो वो पता ही था उसको कब पिटाएंगे, तो क्यों ना भागे वो बेचारा, है कि नहीं। अब फिर क्या करिए, क्या बताऊं मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। क्या सही बात है? हाँ सही बात है, उसके कर्म के अनुसार आराम नहीं है, किस्मत में तो आराम था। बहादुर जैसा लड़का उसके घर में था। कुछ ले गया क्या? पूछते हैं लेखक कि अरे कुछ गया तो लेकर के गया, उनको डर था कुछ लेकर के भागा है कि नहीं, वह कुछ भी पूछ रहे हैं। फिर यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया, उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया, और पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपया और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपये, फिर यानी वह बता रही है कि अपना बिस्तरा सारी चीजें वो छोड़ करके चला गया, अपना भी जो लाया था वह भी छोड़ गया है, कुछ नहीं लेकर के गया। पैसा रुपया का तो छोड़ ही दीजिए, वो कह रही कि अगर मुझसे वो कहता कि मुझे जाना है तो मैं क्या करती, उसे अच्छे से पहना ओढ़ा करके जो उसके पैसे थे वो, और प्लस में और भी 2-4 रुपये उसको अधिक दे देती। लेकिन पता नहीं हमें क्या समझा, कुछ भी नहीं ले गया, सब कुछ छोड़ करके चला गया। फिर वह पूछ रहे हैं और वे 11 रुपये। लेखक पूछते हैं कि चलो कुछ नहीं ले गया, लेकिन 11 रुपया क्या ले गया क्या? तो फिर निर्मला क्या कहती है कि अरे वह सब झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती, कभी उनके रुपये रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वह गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ रहा हो, किशोर को भी बड़ा अफसोस है। देखिए क्या कह रही हैं कि मुझे पता है कि उन लोगों का आदत ऐसे ही है, यह पहली बार नहीं है, यह क्या है, यह बहुत पहले से वो लोग करते हैं, कभी रास्ते में घूम जाते हैं, कभी छोड़ आती हैं, और इस बार तो हमारे नौकर को ही कह दी। अगर इतनी समझदारी निर्मला को थी तो निर्मला फिर उस समय अगर लेखक मार रहे थे तो रोकना चाहिए था, और खुद भी नहीं मानना चाहिए था। बल्कि क्या हुआ, सारा गुस्सा उतर रहा था किस पर, बेवजह बहादुर पर, जिसका देन था कि आज बहादुर सब कुछ छोड़ करके चला गया है, और अपनी अपनी गलतियों का ये लोग एहसास कर रहे हैं। किशोर को भी एहसास है और निर्मला को भी एहसास है कि हम लोग बहुत जुल्म किए हैं, बहुत ही गलती की है, पर करने के बाद अफसोस करने से क्या ही होता है। अच्छा तब होता है जब आप समय रहते समझ जाएं। हाँ, उसने सारा शहर छान मारा, यानी किशोर जो है सारा शहर दौड़ा हुआ है उसको खोजने के लिए, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता, कभी जाने नहीं देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। यहाँ पे कह रहा है किशोर कि माँ अगर बहादुर
मिल जाए तो मैं उसको पकड़ लूंगा और कभी उसको जाने नहीं दूंगा, कभी उसके साथ जो गलतियां मैंने की वो नहीं करूंगा। सचमुच बहादुर जो है वैसा नौकर, वैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। और ऐसा अफसोस हो रहा है किशोर को भी और निर्मला को भी। और यह वो लोग बातें कर रहे हैं कि अगर कुछ चुरा करके ले गया होता तो शायद संतोष हो जाता कि वह अपनी कमाई लेकर के गया, जितना मेहनत किया उसके बदले। लेकिन सच यह है कि बहादुर चोर नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं ले गया। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सा लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। यानी कि यहाँ पे लेखक जो है वह अपनी भी गलतियों का अफसोस कर रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही लघुता यानी कि बहुत ही छोटा काम किया है, बहुत नीच काम किया है। शायद सब लोग तो मार ही रहे थे, अगर उसे मैं नहीं मारा होता तो शायद ऐसा होता कि वह नहीं भागता। लेकिन अब यहाँ पर बहादुर देख चुका था कि इस घर में मेरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरा साथ देगा। यहाँ पर सारे लोग हमको, सारे लोगों का हाथ खुल चुका है, सारे लोग हमको मारने पड़ रहे हैं, सारे लोग मार रहे हैं, तो आखिर बचना होगा तो किसके पास जाएंगे। तो इसलिए वह उस छोटी सी गलती के लिए वह भागना है उसको सही लगा। और हमें भी जहां तक सही लग रहा है कि उस परिवार में उसका रहना अब सही नहीं था। हाँ, मैंने आंगन में नजर दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे, टूल के नीचे वह भूरा जूता जो मैंने मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान एक एक कर निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। लेखक जाते हैं अब उसकी यादों को, अब उसकी जो चीजें थी उसको देख करके वह याद कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वही ब्लेड, वही नाव के कागज, वही कुछ चमकीले पत्थर और ताश की गड्डी और उनके साले साहब के बेटे का जो भूरा जूता था वह उसके नीचे, बेड के नीचे पड़ा हुआ था। इन सब सारी चीजों को वह देख रहे हैं और याद कर रहे हैं। सचमुच अगर वह थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं उठाए होते, थप्पड़ नहीं मारे होते तो आज बहादुर भागा नहीं होता। और यह हकीकत है कि बहादुर के जैसा नौकर अब लेखक निर्मला को कभी नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे, बच्चे तो सीखे होंगे, खासकर गार्जियन भी सीखें कि बच्चे को कभी भी हर्ट ना करें, उसे समझाएं, प्यार दें, दुलार दें। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें प्यार दें और जहां तक समझाएं। ठीक है।